जी। हमने ऑडिट का इंट्रोडक्शन देख लिया था, इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिट देख लिया था, एथिक्स देख लिया था, प्रोसीजर्स देख लिए थे। प्रोसीजर्स में सिर्फ एनालिटिकल प्रोसीजर्स थोड़े से हमारे रह गए हैं। रिस्क असेसमेंट कंप्लीटली देख लिया था। ऑडिट की प्लानिंग में क्लाइंट स्क्रीनिंग का बहुत अहम रोल होता है, जिसको हमने आई थिंक एक शैलो डिस्कशन हो गई थी, बहुत डिटेल में हम नहीं गए थे, तो थोड़ा सा आज इसको देख लेते हैं कि ऑडिट प्लानिंग में क्लाइंट स्क्रीनिंग में क्या क्या चीजें आ जाती हैं। इंट्रोडक्शन टू ऑडिट एविडेंस। एविडेंस जो है, हमें मालूम है कि प्रोसीजर होता ही क्यों है। प्रोसीजर हम कर रहे होते हैं एविडेंस गैदर करने के लिए, यस। तो एविडेंस जो है हमें वही चीजें होती हैं जो आप प्रोसीजर में लिख रहे होते हो, लेकिन एविडेंस एक डॉक्यूमेंट की शक्ल में हो सकता है, कोई सीसीटीवी फुटेज हो सकता है, कोई विटनेस का स्टेटमेंट हो सकता है, और इस तरह की चीजें जो एज एन एविडेंस आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल्स पे बात हो गई थी, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स पे काफी बात हो गई थी। ऑडिट सैम्पलिंग किसे कहते हैं, सैम्पलिंग की कुछ टेक्निक्स हैं, वो जरा देख लेते हैं आज। और ये नॉन करंट एसेट, इन्वेंट्री, रिसीवेबल, बैंक एंड कैश, पेबल्स, अक्रूवल्स, नॉन करंट लायबिलिटीज, ये मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हेड्स हैं। जिन अलग अलग हेड्स को अलग अलग चैप्टर वाइज उन्होंने सबके प्रोसीजर, सबके कंट्रोल मेजर, सेफ गार्ड्स, सब इसमें मेंशन्ड है अलग अलग से। तो ये आपने खुद से रिव्यू करना है, इसमें सिर्फ लर्निंग है और कुछ भी नहीं है। इसकी पूरे कॉन्सेप्ट्स पे बात हो चुकी है, आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो चुकी है ना। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ पे प्रॉफिट जनरेट नहीं हो रहा, उन इदारों के प्रोसीजर्स, उन इदारों के हम किस तरह कर रहे होंगे। तो आज छोटे छोटे तीन चीजें हैं, ये तीनों चीजें हम फटाफट से देख लेते हैं और फिर रिवीजन किट पे चले जाते हैं। तीन चीजें कौन सी हैं? एक तो हमने एनालिटिकल प्रोसीजर्स कहा, तो आइए पहले एनालिटिकल प्रोसीजर्स को देख लेते हैं। पेज 81। प्रोफेशनल एथिक्स एंड क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स। एथिक्स के ऊपर तो हमारी बात हो चुकी है अच्छी खासी। मैम अभी आ रही है आवाज? हाँ, अब आ रही है, अब आ रही है। माइक बंद था, ओपन हो गया। चलो, अच्छी बात है। अब आइए, एनालिटिकल प्रोसीजर्स हम ढूंढ रहे हैं। यहाँ मुझे लग नहीं रहा इस चैप्टर में है। हम ना डायरेक्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन से करते हैं, okay? ये देखें, आ गया एनालिटिकल प्रोसीजर्स।
ठीक है, नजर आ रही है स्क्रीन? जरा पढ़िए पवन, एनालिटिकल प्रोसीजर्स मीन। Yes. The analytical position mean the analysis of relationship to identify inconsistency and unexpected relation. The auditor should apply analytical procedure as this assessment procedure and in the overall review at the end of the audit. तो बेसिकली हमें परफॉर्म क्या करना है, प्रोसीजर ही परफॉर्म करना है, लेकिन ये प्रोसीजर कौन से होंगे, एनालिटिकल होंगे। एनालिटिकल का क्या मतलब है, जिसमें एनालिसिस शामिल होंगी रेशियोज की, जिसमें एनालिसिस शामिल होगी किसकी, रेशियोज की। तो रेशियोज आपको निकालना आता है, और मैंने आपको असाइनमेंट भी दिया था कि घर पे आपने सारे रेशियोज को दोबारा से लिख लेना है, फॉर्मूलाज। आई होप आपने कर लिया होगा। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है। नेट प्रॉफिट मार्जिन, जी मैम। ठीक है, रेशियो लिक्विडिटी सारे देख रेशियोज। लिया मैंने। बस परफेक्ट, ये देखें यहाँ पे सारे वो रेशियोज दोबारा से आपके सामने है, टेबल है। नेट प्रॉफिट मार्जिन, एसेट टर्नओवर, लिक्विडिटी रेशियोज, करंट रेशियो, क्विक रेशियो, गियरिंग रेशियोज, ठीक है। अब इसके थ्रू आपने क्या करना है, प्रोसीजर्स करने हैं। तो कैसे करने हैं, कैलकुलेट थ्री रेशियोज फॉर बोथ ईयर्स विच वुड असिस्ट द ऑडिट सीनियर इन प्लानिंग द ऑडिट। कोई तीन ऐसे रेशियोज निकालें जिससे ऑडिट सीनियर अपना ऑडिट प्लान कर सकता है, जिसको उसको प्लानिंग में हेल्प मिलेगी। तो कौन से रेशियोज निकाले जा सकते हैं विद द गिवन इंफॉर्मेशन। तो आप वो रेशियोज निकाल लोगे, यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो इसमें रिसीवेबल्स डे पीरियड निकल सकता है, पेबल्स डे पीरियड निकल सकता है, सही है। और क्या निकल सकता है, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन निकल सकता है। और क्या निकल सकता है, प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट अगर है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो ये कुछ तीन रेशियोज निकल सकते हैं। अब इसको जरा हम इधर देख लेते हैं, पेज ये 129 है। ठीक है, अब ये हो गया, अल्लाह भला करे। इसकी जो सोल्यूशन है इसको हम देखते हैं जरा, ये किस तरह सॉल्व हुआ है, ताकि हमें एक आइडिया हो। रेशियोज देखें, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन निकल करके आ रहा है, ठीक है। फिर रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, ये तीन ही है। अब इसके जो रेशियोज है, देखिए रेशियोज निकालना मसला नहीं है, ये तीन रेशियोज आपने निकाल लिया, आपको 3 मार्क्स मिल गए, 3 मार्क्स मिल गए। अब यहाँ पे आप मार्क लूज नहीं कीजिएगा प्लीज, बराए मेहरबानी। रेशियोज फाइंड आउट करना, कैलकुलेट करना इंतहाई इजी और स्कोरिंग टॉपिक होता है। तो इसके 3 मार्क्स हो, 5 मार्क्स हो, जितने मार्क्स हो, मेक श्योर करें कि वो आपसे मिस ना हो। अब असल कहानी आती है इससे एनालिटिकल प्रोसीजर बनाने की। तो इससे अब एनालिटिकल प्रोसीजर आप किस तरह बनाएंगे, ये देखिए आपके सामने लिखा हुआ है। और ये देखिए, Dress You Like company has seen falling gross profit margins during the year. For the supermarket customer, these, अच्छा ये प्रोसीजर नहीं है, लेकिन ये प्रोसीजर का कंटेंट हो सकता है, ठीक है। अभी आप सिर्फ देखें मैं हम पढ़ के आ रहे हैं, फिर फॉलो करेंगे, फिर समझेंगे कि भाई प्रोसीजर कैसे बनाना। Dress You Like company has seen falling gross profit margins during the year. ठीक है, for the supermarket customer, these are from 8% in 2005 to 3% in 2006. ये जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है जो यहाँ कैलकुलेट हुआ है, वो 8% से, 8% था पहले 2005 में, 8% था 2005 में। अब वो कितना हो गया, 3%। अब कितना हो गया, 3%। तो ये कितने से ड्रॉप हो गया, 1 साल के अंदर अंदर 5% से ड्रॉप हो गया। कितने परसेंट से ड्रॉप हो गया, बोले बोले, माइक ऑन करें, मुझे कैसे पता 5% चलेगा है और जिंदा है कि मर गए हैं। 5%। 5% से कम हो गया है, ठीक है। 1 साल के अंदर 5% से कम ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का हो जाना इज अ क्लियर इंडिकेशन कि कोई गड़बड़ है।
कुछ तो गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि एकदम से इतना बड़ा फॉल, कहाँ 8%, कहाँ 3%, वो भी एक साल के अंदर। तो कुछ तो गड़बड़ हुई है। अब क्या गड़बड़ हुई है वो पता लगाना पड़ेगा। तो वो पता लगाने के लिए प्रोसीजर परफॉर्म करना पड़ेगा। तो अब प्रोसीजर हम क्या बनाएंगे? अब मैं खोल रही हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, ये देखिए। वर्ड डॉक्यूमेंट में नजर आ रहे हैं? जी मैम। ओके। अब मैं यहाँ पे एक एनालिटिकल प्रोसीजर क्रिएट करने लगी हूँ जिसमें शो करना है मुझे कि ग्रॉस प्रॉफिट कम आ रहा है। अच्छा जी, ग्रॉस प्रॉफिट कम आ रहा है, किधर गया ये? ठीक है, ड्रेस यू लाइक कंपनी। तो प्रोसीजर बनाने का रूल क्या है, फ्रेमवर्क क्या है, स्टार्ट किससे करना होता है? पहले इशू से स्टार्ट करना होता है, फिर उसको डिफाइन करना होता है, फिर सोल्यूशन देनी होती है। फ्रेमवर्क क्या था मैंने आपको बताया था? इधर आई। नहीं, जो प्रोसीजर के लिए 5 चीजें हमें देखनी होती हैं वो क्या होता है? कंपनी का नाम। कुछ याद आ रहा है? AEIOU। हम स्टार्ट किससे करेंगे? या ए से, या ई से, या आई से, या ओ से, या यू से? AEIOU। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले इंक्वायर करना पड़ेगा, इंक्वायर करना पड़ेगा। इंक्वायर फ्रॉम, किससे इंक्वायर करें, किससे इंक्वायर करें? मैनेजमेंट से। इंक्वायर फ्रॉम मैनेजमेंट द रीजंस बिहाइंड द फॉलोइंग ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन from 8% in 2005 to 3% in 2006। क्यों पता लगाएं, क्यों इंक्वायर करें मैनेजमेंट से, क्यों करें, क्यों करें? ताकि उनका रीजन सुन सकें। उनका रीजन सुन के क्या होगा, क्या होगा? टू इंश्योर दैट, टू इंश्योर नहीं, टू फाइंड आउट if there is any serious concern, serious concern of dress you like company. Full stop. Falling gross profit margins are an indicator of losing the market of the product slash service. Losing the market for the product slash service। ये मेरा एक प्रोसीजर हो गया एनालिटिकल। फुल स्टॉप। एनालिटिकल का मतलब ही क्या है? लाइक लिटरल मीनिंग क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड एनालिसिस? जब भी आपको एग्जाम में एनालिसिस बोला जाए तो समझ जाओ कि प्रोज भी लिखने हैं, कॉन्स भी लिखने हैं, और फिर अपना कंक्लूजन लिखना है। समझ आ रही है? स्क्रीन नजर आ रही है ना मेरी वर्ड की? प्रोज भी लिखने हैं, यस कॉन्स मैम। भी लिखने हैं, और फिर कंक्लूड करना है अपना पॉइंट। अब ये एनालिसिस का लिटरल मीनिंग है। अब आइए एनालिटिकल प्रोसीजर। तो एनालिटिकल प्रोसीजर का स्पेसिफिकली मतलब है कि इस प्रोसीजर में डेफिनेटली कोई ना कोई रेशियो कंपैरिजन, रेशियो का एनालिसिस यूज हुआ होगा लाजमी। तो इसमें हम कंपेयर कर रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन को पिछले साल से, और हम देख रहे हैं कि इसका फॉल जो है वो काफी बड़ा है। 8 to 3%, 5% से ड्रॉप हो गया है एक साल के अंदर अंदर। देयरफॉर हमने कहा है कि ये एक इंडिकेटर है फॉर लूजिंग मार्केट ऑफ फॉर द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज द ड्रेस यू लाइक कंपनीज एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग। एंड देयरफॉर हमें प्रोसीजर क्या परफॉर्म करना होगा? हमें स्टार्ट किससे करना होता है? AEIOU। प्लीज मेरे पीछे रिपीट कीजिए, AEIOU।
कोई भी प्रोसीजर होगा हम किससे लिखेंगे, स्टार्ट किससे करेंगे, AEIOU। यहाँ पे हमने ई को लिया है और इंक्वायर किया है, ठीक है। और इंक्वायर करके क्या किया है हमने, इंक्वायर किससे किया है, इंक्वायर मैनेजमेंट से किया है। क्यों, उनसे तो पता लगाएं कि उनके हिसाब से क्या रीजन है, इतना ड्रॉप क्यों हुआ। और जब वो जो भी बात करेंगे तो हम फाइंड आउट कर लेंगे कि उनका इस वक्त कंसर्न क्या है। इस वक्त उनका कोई सीरियस कंसर्न तो नहीं है। और बेसिकली हम इतने परवाह क्यों कर रहे थे इस बात के, क्योंकि सीरियस कंसर्न कहीं ना कहीं इट इज रिलेटेड टू द गोइंग कंसर्न, कि क्या इदारा बंद तो नहीं हो जाएगा। अगर इतनी तेजी से ग्रॉस प्रॉफिट गिरा है तो कैश फ्लो प्रॉब्लम तो अराइज होगा ही होगा। यस और नो। तो यस एज एन मैम। ऑडिटर आप ये सोच रहे हो कि इसका एफएस पे क्या इम्पैक्ट है, एफएस पे क्या इम्पैक्ट है। तो इंक्वायर फ्रॉम मैनेजमेंट, फिर रीजन पता लगाने के लिए, और सीरियस कंसर्न है, और एफएस पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, तो गोइंग कंसर्न का ऐसा खदशा हो रहा है कि गोइंग कंसर्न का मसला है। अब आइए दूसरा, रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड 81 डेज था 2006 में, और 62 डेज था 2005 में। यानी 2005 में कम डेज में रिसीव हो रहा था, अब 81 डेज हो गया है, बढ़ गया है। तो रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड बढ़ने का मुराद क्या है, इंडिकेशन क्या है, किस बात की इंडिकेशन है। क्रेडिट की डेज ज्यादा हो गए, कैश फ्लो उनके बाद में है। रिसीवेबल डेज अगर ज्यादा हो रहे हैं तो क्या हो रहा है हसन। हमारा जो कैश है हम क्रेडिट टाइम बढ़ा रहे हैं, तो हमारा जो कैश है या पेमेंट है, पेमेंट साइकिल हमारा कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। एग्जैक्टली exactly, हमारा जो कैश इन हैंड है वो कम हो रहा है, लिक्विडिटी प्रॉब्लम राइज हो सकता है। और लिक्विडिटी प्रॉब्लम से फिर ट्रेडिंग प्रॉब्लम हो सकता है, ट्रेडिंग प्रॉब्लम के नतीजे में फिर गोइंग कंसर्न इशू भी रेज हो सकता है। तो वैसे हमें यही देखना होगा कि भैया अल्लाह भला करे आपका। अब इसको हम कौन से वर्ड से शुरू करें, AEIOU में से कौन सा बेस्ट हो सकता है इस प्रोसीजर के लिए। तो इनके लिए भी इंक्वायरी करेंगे। इंक्वायर करेंगे, एक मिनट, किस बात का इंक्वायर करेंगे। चेक करेंगे रिसीवेबल डेस्क क्यों बढ़ रहा है। इन्वेस्टिगेट भी कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, क्या इन्वेस्टिगेट करना है। कि जो है कस्टमर्स का जो है मतलब लास्ट ईयर का जो था और अभी के कस्टमर्स में क्यों इतना वो आ रहा है, डेज क्यों बढ़ गए। कि कस्टमर्स मैम, का क्या पेमेंट का इशू है कस्टमर्स की साइड पे, या हमारी तरफ से फॉलोअप का वो है। वो तो फिर हमें सवाल को भी एक दफा दोबारा देखना पड़ेगा कि कहीं रेस्क्यू लाइक कंपनी के कोई क्रेडिट टर्म से रिलेटेड कोई सवाल में चीज तो नहीं मेंशन्ड। क्योंकि अगर मेंशन्ड है तो फिर हम कुछ नहीं करेंगे, मगर मेंशन्ड तो कुछ भी नहीं है कुछ मेंशन्ड नहीं, इस सवाल में तो कुछ भी मेंशन्ड नहीं। तो यानी कि फिर हम क्या करेंगे, हमें क्या मैंने प्रोसीजर। कल सवाल किया था इसका, ऑडिट रिसेबल का। ठीक है। तो उसमें ये बोला था कि कस्टमर से चेक करेंगे, कस्टमर से कंफर्मेशन लेंगे वाकई रिसेबल है या नहीं है, ऐसा कुछ था। बिल्कुल कर सकते हैं। सो वी कैन इन्वेस्टिगेट या इंक्वायर, दोनों वर्ड यूज हो सकता है। हम इंक्वायर फिर लिख देते हैं, इंक्वायर फ्रॉम कस्टमर हु हैव, हमें इसको एनालिटिकल प्रोसीजर लिखना है। हमें अपने जो रिसीवेबल डेज है ना, वो हमें उसके ऊपर बात करनी है, उसका एनालिसिस करना है। तो उससे रिलेटेड हमें कुछ चीज निकालनी होगी कि हम अब अभी क्या करें, किस तरह इसको कनेक्ट कैसे करें। तो यहाँ पे लिखा है कि सुपरमार्केट कस्टमर जो था, कलेक्शन पीरियड फॉर सुपरमार्केट कस्टमर इज 81 डेज इन 2006 compared to 62 days in 2005. For other customers, the receivable collection period is largely stable at 31 to 33 days. यानी सिर्फ ये सुपरमार्केट कस्टमर का मसला है। तो we can investigate
the invoices of supermarket customer and verify the sale contract to find out the credit terms of the contract in order to check whether the increase in the receivable days from 62 days in 2005 to कितने डेज है 81 डेज है to 81 days yes, 81 days in 2006 इसकी परसेंटेज बताओ इंक्रीज कितने परसेंटेज से हुआ है 62 81 माइनस 62 डिवाइड बाय 62 इंक्रीज कितने परसेंटेज हुई है 30.6% है हुई 30 point that is an increase of 30.6%, which is a reasonably big increase. Full stop. फिर क्या करें ये करके हमें क्या मैम होगा अमाउंट को भी इन्वेस्टिगेट करेंगे वो फिर कि अलग प्रोसीजर सुपरमार्केट। बना देना ना हमें तो 4-5 प्रोसीजर्स तो बनाने हैं ना 5 मार्क का सवाल है तो फिर वो अलग सही। बना देना अभी हमें सुपरमार्केट कस्टमर का क्या चेक करना है इनवॉइस उससे हम क्या निकालना चाह रहे हैं क्रेडिट टर्म्स क्या है क्योंकि हमें क्या चेक करना है कि जी। क्या रिसीवेबल डेज में ये जो इंक्रीज आया है वो क्रेडिट टर्म्स की वजह से आया है या वो कोई और रीजन है सही। टू एस्टैब्लिश whether the increase is due to change in credit terms or some other factor. Full stop. ठीक है ये एक प्रोसीजर हो गया फिर तीसरा थर्ड आपने क्या कहा अब जैसे यहाँ पे अब देखो इन्वेस्टिगेट AEIOU प्रोसीजर स्टार्ट आपने इससे करना है कर क्या रहे हैं किस चीज को चेक कर रहे हैं रिसीवेबल डेज को चेक कर रहे हैं ये मसला है ठीक है ये आपका रेशियो आ गया और उससे क्या इम्पैक्ट आएगा FS पे भाई हम क्रेडिट टर्म्स को बेसिकली देखना चाह रहे हैं कि उसकी वजह से या कोई और रीजन है ठीक है अच्छा इसमें हम डायरेक्टली देखो FS का नाम नहीं ला रहे हैं बट देखो रीजनिंग है कि हम चेक क्या करना चाह रहे हैं उस चेक करने के नतीजे में क्या होगा तो फिर क्या होगा तो फिर क्या होगा और कहानी खत्म होनी चाहिए FS पे मगर अभी डायरेक्टली FS पे ये नहीं जा रहा है क्रेडिट टर्म्स को हम इन्वेस्टिगेट करेंगे फिर हम डिसाइड करेंगे कि ठीक है ये एक रीजनेबल इंक्रीज था या नहीं अच्छा फिर और हमारा क्या अब इससे लिक्विडिटी प्रॉब्लम अराइज होगा ठीक है तो हम क्या करेंगे इंक्वायर देखो अब इसके दो प्रोसीजर्स बन सकते हैं या तो मैनेजमेंट से इंक्वायर करें या तो बैंक से कंफर्मेशन लें बैंक स्टेटमेंट देखें कि बैंक स्टेटमेंट से पता चलेगा अब आपको कि कहीं लिक्विडिटी प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा सो इंक्वायर फ्रॉम मैनेजमेंट whether increasing the credit days has raised any liquidity problems, thereby affecting, thereby arising a going concern issue. Full stop. तो यहाँ पे हमारा तीसरा प्रोसीजर बन गया इंक्वायर का वर्ड हो गया पहला AEIOU मैनेजमेंट से पूछेंगे क्या पूछना है कि क्रेडिट डेज जो इंक्रीज हुआ है ये रेशियो से रिलेटेड है उसकी वजह से कोई लिक्विडिटी प्रॉब्लम तो नहीं अराइज हो गई जिस वजह से क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं गोइंग कंसर्न प्रॉब्लम हो सकता है ठीक है अच्छा अब प्लीज कीप इन माइंड
अगर सवाल आपको कह रहे हैं एनालिटिकल प्रोसीजर, तो अक्सर क्या होता है, प्रोसीजर लिखते लिखते तीन आपने सही लिख दिए, चौथा वाला आपने एक जनरल प्रोसीजर लिख दिया। तो ये मेक श्योर कीजिए कि आप जब एनालिटिकल प्रोसीजर लिख रहे हैं तो उसमें डेफिनेटली कोई रेशियो का मेंशन हो। अगर रेशियो का कंपैरिजन नहीं लिखेंगे तो फिर वो एनालिटिकल प्रोसीजर नहीं है, वो फिर नॉर्मल प्रोसीजर है। ठीक है, तो ये आप भटक नहीं जाइएगा। अच्छा, फिर और क्या लिख सकते हैं? आप लोग भी तो थोड़ा दिमाग लड़ाओ ना। बताओ मुझे, दो प्रोसीजर्स आप लोग बताओ। अब क्या है? इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड है, फॉल इन मार्जिन्स है, और क्या है? बताओ। मैम इससे पेबल डेज पे भी इफेक्ट आएगा ना फिर? अगर रिसीवेबल डेज बढ़ रहे हैं तो पेबल डेज हमारे जो है आगे उस पे भी इफेक्ट आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। इसका कनेक्शन शो करोगे, रिसीवेबल डेज बढ़ रहे हैं, लिक्विडिटी हम्म। प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि लिक्विडिटी प्रॉब्लम कहाँ से शो हो रही है? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, कैश पोजीशन ऑफ 2 लाख इन 2005 एंड ओवरड्राफ्ट ऑफ 7 लाख 5 हजार। यानी 2005 में आपके पास पॉजिटिव बैलेंस था बैंक में 2 लाख बैलेंस है। का, और ठीक 2006 में आप ओवरड्राफ्ट पे चले गए, वो भी 7 लाख 50 हजार के। तो ये वाजे एक इंडिकेशन है कि कैश फ्लो प्रॉब्लम है। और जब कैश फ्लो है। प्रॉब्लम अराइज हो रहा है इंक्रीज इन रिसीवेबल डेज से, तो फिर डेफिनेटली आगे पेमेंट में भी प्रॉब्लम होगी। सो देयरफॉर आप देखो ना, ये तीन चीजें ही तो आगे आ रही हैं कि कैश फ्लो का मसला, गोइंग कंसर्न का मसला, और इन्वेंट्री में भी ओवरस्टेटेड, एफएस में इन्वेंट्री ओवरस्टेटेड भी शो हो रही है। यही मसले निकल करके आ रहे हैं। ठीक है, अब आइए जरा इसको प्रोसीजर, आखिरी दो प्रोसीजर देख लेते हैं। हालांकि ये सवाल एनालिटिकल प्रोसीजर के लिए इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, बट मुझे अभी और कोई सवाल मिल नहीं रहा था, तो मैंने इसी से आपको समझा दिया। ठीक है, तो परेशान नहीं होने, आपको अब समझ आ गया कि किस तरह अपने प्रोसीजर लिखना है। यस मैम। हम्म, मतलब स्टार्टिंग ए आई ओ यू से स्टार्ट करना है और रेशो का होना जरूरी है के बिल्कुल। बाद। और उसको कहीं ना कहीं एफएस से कनेक्ट करो जहां भी पॉसिबल है, लाजमी करना है कहीं से भी। ठीक है, कि क्यों कर रहे हो, आखिर से क्या पता लगाना चाह रहे हो, एफएस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पता लगेगा। ठीक है, तो अच्छा, अब यहाँ पे द कैश, नहीं नहीं, AEIOU से शुरू करना है। तो ऑब्स नहीं, क्या यू से, क्या था यू से? अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग, यू से ये अंडरस्टैंडिंग। कैलकुलेट ए से एनालाइज है, ई से इंक्वायर है, आई से इन्वेस्टिगेट है, ओ से ऑब्जर्व है, यू से कैलकुलेशन है, रिकैलकुलेट। कैलकुलेट। रिकैलकुलेट, ठीक है। सो रिकैलकुलेट का जो यू है ना, इन्होंने वो लिया। सो अभी हम क्या करेंगे? हम्म, ऑब्जर्व द बैंक स्टेटमेंट एंड गेन एंड ऑब्जर्व द बैंक स्टेटमेंट एंड inquire from bank the cash position of dress you like company to ensure they are not facing any liquidity issues. Dress you like is facing liquidity issue as it is evident through its cash position in the bank, which clearly shows an overdraft of 7,50,000. First off, this indicates this arises a going concern risk। खैर, ये तो मैंने रिस्क की तरह लिख दिया है, बताओ क्या लग रहा है आपको? और उसमें क्या मैंने कोई रेशियो लिखा है?
रेशो नहीं लिखा। तो फिर क्या ये एक वैलिड एनालिटिकल प्रोसीजर हो सकता है? रेशो भी रेशो का उसमें दे सकते हैं कि कितने से वो बैंक ओवरड्राफ्ट हो गई परसेंटेज। ये तो ओवरड्राफ्ट का है ना, आप सिर्फ कैश इंटरेस्ट पोजीशन है, इसका रेशियो हमने कुछ निकाला है? कोई रेशियो तो नहीं निकाला। नहीं। तो फिर, तो ये देखो ना, ये यही होता है जब आप तीन सही प्रोसीजर्स लिख लेते हो, तो फिर आपके पास और कोई प्रोसीजर जहन में आ नहीं रहा होता, तो फिर आप जनरली लिख लेते हो, और जनरली भी फिर वो कहीं ना कहीं रिस्क की तरफ चला जाता है, क्योंकि रिस्क लिखने की इतनी आदत है, आइडेंटिफाई द रिस्क, ये गलती हो जाती है। तो ये नहीं लिखना आपने जो है, इसकी कोई रेशियो एनालिसिस करना है, एनालिटिकल करना है। तो एनालिटिकल, आप मुझे एक बात बताओ, ओवरड्राफ्ट और ये क्या ये एनालिटिकल में शामिल हो सकता है, किया जा सकता है? आपको क्या लगता है, या इसको सामने रखते हुए क्या कोई हम इससे रिलेटेड गियरिंग रेशियो था, क्या कोई रेशियो निकाल सकते हैं? इंटरेस्ट का, बैंक इंटरेस्ट क्या होगा ओवरड्राफ्ट ये हमारे तो। 2005 में 0 है, 0, और अब 750 हो गया है। इस पे इंटरेस्ट भी तो होगा ना फिर। इंटरेस्ट भी होगा। तो वो इंटरेस्ट के बेसिस पे हम लोग ऑब्लिगेशन पे कर सकते हैं, उसका रेशियो निकाल के। इंटरेस्ट का डेटा तो नहीं गिवन, जो डेटा गिवन है उसी में से करोगे ना रेशियो। मैं वही, कुछ इंटरेस्ट का तो कुछ गिवन नहीं है। ठीक है। अब देखो, ये चूंकि हम सवाल जो है एक रिस्क का सवाल है, जिसमें थोड़े से रेशियोज गिवन है और इसमें एनालिटिकल प्रोसीजर्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जिस वजह से हम यहाँ पे और कोई मजीद प्रोसीजर नहीं निकाल पा रहे। बट अगर आप चाहो तो इन्वेंट्री का आपने यहाँ पे निकाला है, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री के ऊपर कुछ बात की जा सकती है, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड से रिलेटेड कोई प्रोसीजर बनाया जा सकता है कि पहले इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड 2005 में 35 डेज का था, अब इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड 85 डेज का हो गया है। तो इससे क्या बात पता चल रही है? तो ये हम बैंक स्टेटमेंट वाला पॉइंट हटा क्योंकि देते वो हैं। इन्वेंट्री जो है ज्यादा 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 अपने पास रह रही है, बनिस्बत के वो मूव हो, कैश में कन्वर्ट हो। हम्म। तो पहले 35 डेज में वो कन्वर्ट हो रही थी, अब 85 डेज में कन्वर्ट हो रही है। हम्म। तो हमारा जो कैश फ्लो है वहाँ पे ब्लॉक हो रहा है, जो हम्म। वर्किंग कैपिटल पे कैश ब्लॉक होता है, तो हम उसका एक बना सकते बना सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ऑब्जर्व द वेयर हाउस टू विटनेस द एक्चुअल presence of inventory to verify that the inventory holding period has raised from कितने कितने days, from 35 days to 85 days, 35 days to 85 days। ठीक है। This will lead to increase in expenses of holding inventory, thereby overstating, नहीं, एक्सपेंसेस इंक्रीज कर देगा होल्डिंग इन्वेंटरी का। और क्या लिख सकते हैं हम? आप लोग मुझे बताएंगे इससे हम और क्या लिख सकते हैं, इससे एफएस पे हम अगर ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये प्रोसीजर कर रहे हैं, प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं कि हम वेयर हाउस में जाके देख लें कि क्या वाकई में इतनी इन्वेंट्री वहां रखी हुई है, और ऑब्जर्व कर लें क्या वहां पे वो 35 डेज तक रखी हुई है या 85 डेज तक वो इन्वेंट्री वहीं पे मौजूद है। ठीक है। तो इससे हम फिर क्या पता लगा लेंगे कि जो इन्होंने एफएस में मेंशन किया है वो ट्रू एंड फेयर है, और इन्वेंट्री वाकई में बढ़ गई है। और इन्वेंट्री अगर बढ़ गई है तो उसका होल्डिंग एक्सपेंस भी बढ़ गया है, होल्डिंग एक्सपेंस भी बढ़ गया है तो ऑब्वियसली फिर प्रॉफिट श्रिंक होगा, लिक्विडिटी प्रॉब्लम भी आएगा, क्योंकि आपका जो कैश है इट इज ब्लॉक्ड इन द इन्वेंट्री।
हम इसको रेवेन्यू से भी तो लिंक कर सकते हैं ना, कि रेवेन्यू कम हो जाएगा आपका। हाँ वही बात है, जब 85 डेज तक आप बेच ही नहीं रहे माल को, माल रखा हुआ है, तो रेवेन्यू ही नहीं जनरेट हो रहा, या रेवेन्यू कम जनरेट हो रहा है, स्लोली जनरेट हो रहा है, उससे भी कनेक्ट कर सकते हैं। इंक्रीज इन एक्सपेंसेस ऑफ होल्डिंग इन्वेंट्री एंड द कैश इज ब्लॉक्ड इन इन्वेंट्री लीडिंग टू कैश प्रॉब्लम, liquidity problem, thereby arising or going possible going concern issue। ठीक है, अब ये कुछ समझ आ रहा है कि इसमें हमने रेशियो भी डाला है 35 डेज 85 डेज का, ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, और ये प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे तो पता चलेगा ना, इन्वेस्टिगेट करेंगे तो पता चलेगा लिक्विडिटी प्रॉब्लम हो रही है नहीं हो रही। और या तो हम ये भी पता लगा सकते हैं कि क्या वाकई में इतने ही डेज होल्ड हो रहे हैं 85 डेज जो लिखा हुआ है, या ज्यादा डेज है या कम डेज है, इनएक्यूरेसी तो नहीं है इंफॉर्मेशन में, इस वजह से भी हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वो कुछ प्रोसीजर्स हैं, एनालिटिकल प्रोसीजर्स, जो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आइए, अब हम ना कोई प्रॉपर सवाल करते हैं। लेट अस डू अ क्वेश्चन। मुझे कोई क्वेश्चन मिल नहीं रहा इसका, अगर आपको मिले तो जरा बताएं मुझे, सिर्फ एनालिटिकल प्रोसीजर का हो। ओके, क्वेश्चन 13 14 नहीं। मैम किट में वहां पर लिखे हुए एनालिटिकल प्रोसीजर, ये सामने 73A 77 का बी। कहाँ पे? 77? किट में है, किट के क्वेश्चन फिट में के है। क्वेश्चन बताएं। हाँ, इसमें मैं गया हूँ तो वहां पर एनालिटिकल प्रोसीजर में लिखा है 73 का ए भी कर सकते हैं, 77 का बी भी कर सकते हैं। अच्छा, आप वो लिख लो, नोट डाउन कर लो कि यहाँ हमारे सामने भी ये पूरा प्रोसीजर का क्वेश्चन है, प्योरली। और ये देखो इसका, सही। वो भी आप लिख लो अपने पास 77, इसके बाद वो कर लेंगे। Describe the substantive audit procedures you should perform to confirm the assertions of completeness, occurrence, and cutoff of purchases in the financial statements of Vestra company. For each procedure, explain the purpose of that procedure. ये 12 मार्क्स के प्रोसीजर्स हैं। आप सोच सकते हो 12 मार्क्स यानी 12 प्रोसीजर्स। क्या लिखा है? ईच प्रोसीजर एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ दैट प्रोसीजर। तो 12 मार्क्स यानी कि कम से कम 12 प्रोसीजर्स तो आपको लिखने ही है। समझ रहे हो? अच्छा, फिर उसके बाद पार्ट बी देखिए। डिस्क्राइब द ऑडिट प्रोसीजर्स यू शुड परफॉर्म ऑन द ट्रेड पेएबल्स बैलेंस इन वेस्ट्रा कंपनीज एफएस। फॉर ईच प्रोसीजर एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ दैट प्रोसीजर। तो
ये भी देखें 8 मार्क्स का है, और ये सिर्फ ट्रेड पेबल्स का आपको बताना है, सिर्फ ट्रेड पेबल्स के, तो 8 प्रोसीजर्स इसके भी चाहिए। फिर उसके बाद देखिए, डिस्क्राइब द इंटरनल कंट्रोल्स दैट यू शुड बी इन प्लेस ओवर द स्टैंडिंग डेटा ऑन द ट्रेड पेबल्स मास्टर फाइल इन वेस्ट्रा कंपनीज कंप्यूटर सिस्टम। यानी जाहिर है प्रोसीजर्स जो किए होंगे तो उससे आपको पता चला होगा कि वो कौन से कंट्रोल्स हैं जो होने चाहिए थे वहां पे, तो वो 5 मार्क के कंट्रोल्स लिखें। फिर है डिस्कस द एक्सटेंट टू विच ऑडिट डेटा एनालिटिक्स टेक्निक्स माइट बी यूज्ड इन योर ऑडिट ऑफ परचेजेस एंड पेबल्स एट वेस्ट्रा कंपनी। अब ये कहीं ना कहीं ये ऑडिट डेटा एनालिटिक टेक्निक्स का पूछ रहा है कि परचेजेस और पेबल्स के लिए आप क्या यूज करोगे, 5 मार्क का ही है। तो अब आप सोच रहे हैं कि 12 और 8 मार्क का 20 मार्क के प्रोसीजर्स दे दिए आपको, तो अगर आप प्रोसीजर्स ही अपने पक्के करके जाओ तो 20 मार्क तो यहाँ से एक आपको श्योर शॉट स्कोरिंग चीज है कि अगर ढंग से प्रोसीजर प्रैक्टिस कर लिए ना तो बहुत सारे मार्क्स आपको प्रोसीजर लिखने से मिल सकते हैं। तो प्रोसीजर ढंग से प्रैक्टिस कैसे होगा, एक तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस जितनी करोगे तो उतना ही ये आएगा। सिंपल एज इट इज, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे और पीछे वही आंसर्स देखोगे तो उसी से आपको अंदाजा होगा कि कितने प्रोसीजर्स कैसे लिखते हैं, क्या पॉइंट्स होते हैं। तो चलें शुरू हो जाएं, आप एक दफा ट्राई करें। ये मैं आपको कह रही हूँ सिर्फ पार्ट ए और पार्ट बी, ये दोनों मुझे करके दिखा दो, पार्ट ए और पार्ट बी। और मैं आपको इसके लिए दे रही हूँ 20 मिनट का टाइम, सिर्फ 20 मिनट दूंगी। 20 मिनट में मुझे ये सारे ठक 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 प्रोसीजर्स मेरे हाथ पास होने चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करो। जब नीचे करना हो तो बता देना, इसको नीचे कर दो।
हसन तेरे को समझ में आया है? इसमें तो वो रेशोस नहीं है, ये सबटेंडेंट प्रोसीजर बनाने। जी बिल्कुल सही कह रहे हो पवन। ये एनालिटिकल प्रोसीजर नहीं है, ये सब स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। करो। मैम इसमें जो है वो ऑर्डर्स की डिटेल सप्लायर को इलेक्ट्रॉनिकली भेजी जा रही है। क्या कह रहे हैं सर? मैं कह रहा हूँ इसमें जो सप्लायर का जो इन लोगों ने डेटाबेस बनाया हुआ है उसमें ऑर्डर डिटेल इलेक्ट्रॉनिकली भेजी जा रही है ना। हम्म। बट जो इनवॉइस है वो पेपर फॉर्म में आ रही है, हार्ड फॉर्म। वो हम्म। इलेक्ट्रॉनिकली नहीं आ रही। वो नहीं, मतलब ऊपर डेटा में लिखा है ना, पार्ट डी मैनुअल है, पार्ट डी वो कंप्यूटराइज्ड है। ऊपर ऊपर सबसे लिखे हुए थे दोनों क्लियर है। सही है। वो तो जीआरएन का आ जाएगा ना, जीआरएन मैनुअल बन रही है ना इसमें। जीआरएन मैनुअल बन रही है, एक कॉपी अकाउंट्स में जाती है, एक कॉपी इनके पास रहती है। तो वो तो हम्म। उसमें आ जाएगा मैनुअल सिस्टम में, गुड्स इनवर्ड।
जी कहाँ तक पहुंचे? मैम मैंने क्वेश्चन तो रीड कर लिया, आंसर तक नहीं पहुंच पाया क्योंकि मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऑर्डर रिस्क का तो पता होता है कि ऑर्डर रिस्क निकालना है, इसमें सब्ट्रैक्शन ऑर्डर प्रोसीजर नहीं पता, इसकी प्रैक्टिस होगी उसके बाद ही लिख पाऊंगा मैं तो। अच्छा आप ठीक है, आप देखो दो। देखो, सबस्टैंटिव प्रोसीजर बेसिकली कहते हैं कि जिसमें आप कंट्रोल्स की भी सेट चेक कर रहे होते हो, कंट्रोल्स को चेक कर रहे होते हो, ठीक है। और कंट्रोल्स को चेक करने के नतीजे में आप सबसे पहले असर्शंस चेक कर रहे होते हो। असर्शंस क्या होती हैं? वो जो आपके मैनेजमेंट आपके बताती है काम अपना। एग्जैक्टली अपने दावे, मैनेजमेंट के मैनेजमेंट दावे। अपने दावे बताता ठीक है। तो अब वो दावा जो मैनेजमेंट दावा कर रही है वो किस किस चीज किन किन चीजों पे कर रही है? वो कर रही है कि वो कह रही है कि हमारा जो एफएस है वो कंप्लीट है। हमारा जो प्रोसेस है ट्रांजैक्शन करने का, सेल परचेज करने का, पेमेंट्स देने का, रिसीवेबल्स लेने का, माल डिलीवर करने का, वो कंप्लीट है। वो अपने एफएस के जरिए यही सब तो कह रही है। तो हमें उसकी कंप्लीटनेस के हवाले से प्रोसीजर्स करने होंगे कि क्या उसकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट है, क्या उसकी पेमेंट्स कंप्लीट हैं, क्या जो उसने एफएस में शो किया है वो पूरी कैलकुलेशन कंप्लीट है कि नहीं है। ठीक है। फिर दूसरा असर्शन, वो उस दावा कर रही है कि मेरी इन्वेंट्री में 10 मिलियन की इन्वेंट्री है, या मेरे वेयरहाउस में 10 मिलियन का मशीनरी रखा हुआ है, या मेरे ऑफिस में फलाना इतने लाख की गाड़ी है। तो वो उसकी एग्जिस्टेंस, जो मैंने अभी कहा वो एग्जिस्टेंस असर्शन है, एग्जिस्टेंस के ऊपर दावा कर रही है कि ये चीज मौजूद है। और एग्जिस्टेंस का एक दूसरा वर्ड है अकरेंस, कि ये हुई है, ये ऐसा ही है, ये मामला हुआ है, इसको नौकरी पे रखा गया है, एक एम्प्लॉय एक्स्ट्रा बढ़ा है जिसकी सैलरी जा रही है। तो अब आप इसकी अकरेंस को वेरीफाई करोगे, क्या वाकई में एम्प्लॉय हायर हुआ है या ये फेक एम्प्लॉय क्रिएट किया गया है। तो उसके लिए आप चेक करोगे, क्या चेक करोगे? बैंक स्टेटमेंट, कि क्या वाकई में कैश हमारे अकाउंट से एम्प्लॉय अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है या नहीं, वो सिर्फ बुक्स में शो हुआ है। फिर आप उस एम्प्लॉय का रिकॉर्ड नंबर निकालोगे, वो चेक करोगे, उस एम्प्लॉय को कॉल करोगे, कांटेक्ट करने की कोशिश करोगे, जस्ट टू इंश्योर कि क्या वो वाकई में है भी या नहीं। क्या ये जो मैनेजमेंट दावा कर रही है कि ये काम हुआ है, इसको हायरिंग की गई है, तो ये हुआ भी है या नहीं, दैट्स अकरेंस। फिर उसके बाद आइए कट ऑफ। कट ऑफ पीरियड हमने पहले भी डिस्कस किया था, किसे कहते हैं? बेसिकली डेडलाइन को कहते हैं। ये मेरा डेडलाइन है, यहां तक जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगी बस मैं वही रिकॉर्ड करूंगा इस अकाउंटिंग पीरियड में। इसके बाद होने वाली ट्रांजैक्शंस को मैं अगले अकाउंटिंग पीरियड पे रिकॉर्ड करूंगा, अभी नहीं। तो इसने यहाँ पे परचेजेस का कट ऑफ बताया है कि एफएस में हम 31 दिसंबर तक कट ऑफ पीरियड है। इसके बाद जो भी ट्रांजैक्शन हुई है हम उसको इस एफएस में शामिल नहीं करते। तो जरा चेक कर लें। तो उसके लिए आप क्या चेक करेंगे? बोर्ड मिनट्स चेक कर लें कि कट ऑफ पीरियड क्या डिसाइड हुआ है। मैनेजमेंट से इंक्वायर कर लें कि कट ऑफ पीरियड के पीछे रैशनेल क्या था, रीजन क्या था। खत्म कहानी। तो जो भी अब आप प्रोसीजर्स बनाएंगे वो इन तीनों दावों को सामने रखते हुए बनाएंगे कि जिस जिस दावे पे, जिन जिन चीजों पे मैनेजमेंट ने कंप्लीटनेस का दावा किया है, अकरेंस का दावा किया है, कट ऑफ का दावा किया है, उसके हवाले से प्रोसीजर बनाना। अब आप बना सकते हो। अब जहन में कुछ आ रहा है? कम से कम मुझे 3 तो बना के दिखाओ ना, सिर्फ 3 मुझे बन लिख कर दिखाओ, बाकी फिर हम डिस्कस करते हैं। ठीक है मैडम। 5 मिनट दे रही हूँ, 3 प्रोसीजर्स जल्दी से लिख के दो।
मैम हो गए 3। हो गया। वेरी गुड। अब बताएं क्या क्या लिखा है। मैम पहले तो मैंने देखा है कि हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट और जो गुड्स इनवर्ड डिपार्टमेंट है, जो हम्म। जीआरएन मैन्युअली हैंड रिटन नंबर से जनरेट कर रहा है, जो एक कॉपी अपने पास रखता है, एक कॉपी अकाउंट्स में भेजता है, तो उसकी कंप्लीटनेस चेक करेंगे कि जो नंबर्स इधर हैं वही नंबर्स उधर भी हैं, या कुछ मिसमैच तो नहीं है, आपने जो लिखा है सारे मुझे जीआरएन वो करेक्ट। बताओ, जो लिखा है वो बताओ। इन्वेस्टिगेट द अकाउंट्स डिपार्टमेंट एंड द गुड्स इनवर्ड डिपार्टमेंट इन्वेस्टिगेट रिगार्डिंग द द, एक मिनट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, फिर एंड द गुड्स इनवर्ड डिपार्टमेंट एंड द गुड्स इनवर्ड डिपार्टमेंट regarding the GRNs regarding the GRNs to check its completeness its completeness and to verify and to verify। all the GRNs i- issued by GI department बस। are also sent to the accounts department with proper numbering. देन और दूसरा लिखा है मैंने, we should inquire the accounts department regarding the invoice receiving and the methods of matching the supplier invoices with the GRNs received from the GI department to verify that matching the all the supplier invoices invoices with the GRNs received from the goods inwards department, that all the invoices are correctly matched with the respective GRNs. the GRNs। To investigate, तीसरा है ये point, हम्म। that the payable amounts are recorded properly at the time of making the payments to the supplier and no supplier is overstated. At the time of making the payments to the supplier, So that so that no supplier is overstated. that is overstated। ठीक है। पवन, आपके क्या है? मैम मैंने नहीं लिखे क्योंकि मेरे को नहीं आ रहे थे, तो उस हिसाब से मेरे को पैटर्न एक दफा मैं दोबारा करूंगा इसकी। अच्छा, ठीक है ठीक है, लेकिन अब जो हसन ने बताया है वो देखकर समझ आ रहा है किस तरह लिखा है। जैसे वैसे एनालिटिक प्रोसीजर की तरह स्टार्ट करना है। हाँ, बाकी ये है कि मेरे को, हाँ तो बिल्कुल। बस ये देखना। और जो उसने सिनेरियो में दिया हुआ था उसको चेक करना है, बस यही था। यही है। और अभी कंप्लीटनेस यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है, कंप्लीटनेस के ऊपर, अकरेंस के ऊपर, इस पे बात होगी बस। अब एक्यूरेसी पे प्रैक्टिस बात नहीं होगी। थी तो नया तो
इसकी एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर ग्रिप बन जाएगी इसकी भी। हाँ, तो सारे प्रोसीजर्स का पैटर्न फ्रेमवर्क एक ही है। हमारे पास तीन तरह के प्रोसीजर्स हैं: सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स, जनरल प्रोसीजर्स एंड एनालिटिकल प्रोसीजर्स। तीनों का फ्रेमवर्क एक ही है, और हल्का हल्का सा फर्क है सब में, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। ठीक है, तो आइए इसका जरा आंसर चेक करते हैं। ये अल्लाह भला करे कौन सा सवाल है। 150। क्वेश्चन 150, पेज 270। अब आप देखो, ऑडिट प्रोसीजर्स एंड पर्पस। 12 मार्क्स कह रहे हैं, एक एक मार्क प्रोसीजर के लिए मिलेगा और एक मार्क रीजन लिखने के लिए मिलेगा। तो खैर, इन्होंने तो बहुत ही छोटा ऐसा बुलेट्स में लिखा है, बट हमें ऐसा तो नहीं लिखना। ऑब्वियसली हम जिस तरह प्रोसीजर लिख रहे हैं वो ही सही है। ठीक है, तो ये ऑडिट प्रोसीजर इन्होंने लिखा है: पार्ट्स टू जीआरएन चेक फॉर कंप्लीटनेस, पार्ट्स नंबर जीआरएन नंबर, सिस्टम एरर और कट ऑफ एरर, जीआरएन टू कंप्यूटर पार्ट्स रिसीव वर ऑडिट। आई थिंक इसका शॉर्ट इसका लिखा है, रुको, ये आंसर। अब आप देखें, completeness के लिए: perform analytical procedures on purchases, example comparison to the prior year on a month by month basis, ratio of purchases to payables, gross profit percentage, and investigate any significant fluctuations। तो ये आपका ये प्रोसीजर है जो परफॉर्म किया है। और क्यों किया है? हम ऑब्वियसली हम कोई प्रोसीजर तो लिखते ही नहीं जिसका हम पर्पस नहीं लिखते। टू इंश्योर, टू वेरीफाई, सो दैट, ये हमेशा हमारा अटैच्ड होता है एक ही जुमले में। यहाँ पे रिक्वायरमेंट अलग अलग बोल रही है कि प्रोसीजर बताओ, पर्पस बताओ। तो आप ऐसी प्रेजेंटेशन भी कर सकते हो और कंबाइन भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, वो एग्जामिनर खुद समझ जाएगा कि ये इसने कंबाइन लिखा है या सेपरेट लिखा है। सो दैट इज नॉट एन इशू इन फॉर प्रोसीजर, क्योंकि प्रोसीजर का हमारा स्टाइल ही यही होता है, हम हर प्रोसीजर पे रीजन लिख रहे होते हैं, टू इंश्योर, टू वेरीफाई। तो इसलिए इतना यहाँ पे मसला नहीं है। लेकिन वो अगर यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे रिक्वायरमेंट में कह रहा है कि पर्पस, तो उस पर्पस को मतलब थोड़ा सा आपने और एक्सप्लेन जरूर करना है, सिर्फ एक जुमले में नहीं होगा, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि टू प्रोवाइड अश्योरेंस ऑन कंप्लीटनेस ऑफ अमाउंट्स रिकॉर्डेड इन अकाउंट्स एंड टू हाईलाइट एनी एरियाज ऑफ कंसर्न फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। फिर उसके बाद अगला पढ़िए, पवन पढ़िए फॉर अ सैम्पल। माइक म्यूट है आपका। मैम आवाज नहीं आ रही थी आप? है ना, पवन की आवाज नहीं आ रही ना? नहीं मैम, आपकी नहीं आ रही थी, बीच में आपकी नहीं ग्लिच आ आ रही। गई। अच्छा, मेरी नहीं आ रही थी, मेरी गायब हो गई थी हाँ। वो। हाँ, जी। अब अभी आ रही। ठीक है ठीक है, पढ़ो पढ़ो, रीड फॉर अ सैम्पल ऑफ। मैं पढ़ूँ या हसन भाई? पवन पवन। सही। परफॉर्म एनालिटिकल प्रोसीजर ऑन परचेज, एग्जाम्पल कंपेरिजन टू द prior year on a month by month basis, ratio of purchase to payable, gross profit percentage, etc., and investigate any significant fluctuation. हम्म, पर्पस।
to provide assurance on the completeness of amount recorded in the account and to highlight any areas of concern for further investigation. नेक्स्ट। For a sample of supplier invoice, trace amount to the GRN order and payable ledger to confirm completeness of recording of purchases. Inspect the unmatched GRN file and seek explanation for any old unmatched item and trace this to the year-end accrual listing to provide assurance on completeness as these should be included in year-end accrual. For a sample of amount on the ledger, agree to the computerized payment list to verify amount and supplier to provide assurance that the payment list is completed and accurate. अब इसमें से कौन सा प्रोसीजर है जो नहीं समझ आया? मैम थर्ड वाला मेरे को नहीं आया था। थर्ड वाला समझ नहीं आया या ये आइडिया नहीं आया कि अच्छा ऐसे भी लिख सकते हैं? नहीं समझ नहीं आया था, पॉइंट नहीं समझ में आया था, ओके, अक्रूरल पॉइंट लिस्टिंग ये है वाला। इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट यानी कि इंस्पेक्शन करना। द अनमैच्ड जीआरएन फाइल, वो फाइल को आप मैच करोगे, इंस्पेक्शन करोगे जिसको मैच नहीं किया, जिसको अभी तक आपने मैच नहीं किया। सिनेरियो में गिवन है ना कि एक फाइल है जो अभी तक आपने कंप्यूटराइज सिस्टम से मैच नहीं की। एंड सीक एक्सप्लेनेशंस फॉर एनी ओल्ड अनमैच्ड आइटम्स, कि कोई पुराना भूला भटका ट्रांजैक्शन जिसको मैच करना भूल गए हो उसको देखो, उसको ढूंढो और ट्रेस करो टू द ईयर एंड अक्रूवल लिस्टिंग, जो साल के एंड में अक्रूवल्स हो रहे हैं। खैर ये थोड़ा सा मुश्किल प्रोसीजर हो जाएगा आपके लिए पवन, बट द थिंग इज दैट आपको जो आसान आसान लग रहे हैं वो तो आप लिख सकते हो ना, जो मुश्किल लग रहे हैं उसको इस वक्त छोड़ दो। मेरा मशवरा है आपके लिए पर्सनली। अगर हसन बोलेगा तो मैं बोलूंगी नहीं हसन देख लो, बट पवन कह रहे हैं तो मैं कह रही हूँ कि पवन आप इस वक्त अपने आप को स्ट्रेस आउट नहीं करें, आप सिर्फ इजी जो आपको समझ आ रहे हैं ना वो लिख लें, क्योंकि हमें जी जी असल मैम। हमारा जो मकसद है वो है 12 लिखना, 12 पॉइंटर्स होने चाहिए। तो जो 12 पॉइंटर्स हैं तो वो आप इजी पॉइंटर्स उठाएं और लिख लें, खत्म। अब इन्होंने जो मार्क्स डिवाइड किए हैं वो दो हिस्सों में किए हैं, एक प्रोसीजर के लिए एक मार्क और एक पर्पस के लिए। तो इस हिसाब से तो हमारे पास 6 पॉइंटर्स होने चाहिए, और वो 6 पॉइंटर्स या कंप्लीटनेस या अकरेंस या कट ऑफ, इन तीनों में से कहीं से भी हो सकते हैं, लेकिन 6 होने चाहिए। ठीक है, अब जरा पढ़िए हसन अगला अकरेंस का। For a sample of amounts in the payables ledger, trace these to the invoice and other supporting documentation such as GRNs to provide assurance on the occurrence assertion. For a sample of GRNs, agree back to the original order details to provide assurance on occurrence. For a sample of payees on the computerized payment list, agree amounts back to the supporting documentation such as invoices and GRNs. Provide assurance that payment has been made for a bona fide liability of the company. For a sample of for a sample of payments made after the year end, track back to the computerized payment list to provide assurance that payments relates to the company. For a sample of payees on the computerized payment list, trace payment to post year end bank statements to confirm that payment was made to authorized suppliers of the company. अब इसमें से कौन सा प्रोसीजर है जो नहीं समझ आया? सारे समझ आ गए या कोई ऐसा है जो नहीं समझ आया? मैम इसमें सैम्पलिंग हो रही है ना, बेसिकली सैंपल पेमेंट्स, वो सैंपल देख रहा है बेसिकली। हम्म। ये अकरेंस वाले हैं जो वो सारे सैंपल बेसिस पे किए गए। फॉर अ सैंपल ऑफ जीआरएन्स अग्री बैक, देखो प्रोसीजर का जो फ्रेमवर्क है ना वो ये है कि आपने स्टार्ट करना है विद अ वर्ब, ए ई आई ओ यू।
ठीक है। रिवीजन ठीक है। किट में और हर जगह आपको अलग अलग अंदाज के प्रोसीजर्स नजर आएंगे, बट हम एज मेंटोर्स एज ट्यूटर्स हम रेकमेंड करते हैं दैट स्टिक टू द फॉर्मेट। और फॉर्मेट है कि आपने स्टार्ट करना है किसी ना किसी वर्ब से, किसी ना किसी AEIOU में से। तो AEIOU ए में अग्री भी आता है, ये अग्री बैक बीच में लिखा हुआ है, आप स्टार्टिंग से लिख लो। अग्री द सैंपल ऑफ GRNs बैक टू द ओरिजिनल ऑर्डर डिटेल्स। ठीक है, फिर यहाँ पे है ट्रेस। ट्रेस अ सैंपल ऑफ, ट्रेस एक वर्ब है। ट्रेस अ सैंपल ऑफ अमाउंट्स इन द पेबल लेजर टू द इनवॉइस एंड अदर डॉक्यूमेंटेशन सच एज DGRNs। For what? To provide assurance on the occurrence assertion, to ensure assurance on occurrence, to provide assurance that payment has been made for a bona fide liability of the company। ठीक है, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं हो कि भाई यहाँ तो फॉर अ सैंपल लिखे है। स्टार्टिंग कुछ भी हो, आपने अपना फॉर्मेट फॉलो करना है। AEIOU, मसला क्या है, मैं क्या कर उस रहे हो, उसका प्रोसीजर क्या कर रहे हो, और FS से किस तरह कनेक्ट कर रहे हो, इंश्योर क्या करना चाह रहे हो, रीजन क्या है, हासिल क्या करना चाह रहे हो। ठीक है, नहीं, बस। वो मैं उस बेसिस पे नहीं कह रहा। मैं हाँ, इस बेसिस पे कह रहा हूँ कि वो जो है, हम जो प्रोसीजर लिख रहे हैं उसमें हम लोग एक सैंपल को बेस बना रहे हैं ना, कि हम बिल्कुल। ये चेक करेंगे, सैंपल बेसिस पे करेंगे। सैंपल बेसिस, क्योंकि पॉसिबल नहीं है ना, आप अगर सुपरमार्ट का ऑडिट करने जा रहे हो, आपके लिए पॉसिबल है पूरे साल के जितनी भी इनवॉइसेज हुई सबको चेक करना, एक एक को। हर रोज कितनी ट्रांजैक्शंस होती हैं एक सुपरमार्केट में, हजारों की तादाद में। तो क्या आपके लिए पॉसिबल है नहीं, एज अ ह्यूमन टू चेक ईच एंड एवरी इनवॉइस? नो, सो यू विल नहीं, जस्ट टेक वो अ तो सैंपल। यू विल से ओके, मंथ ऑफ जून वाज वेरी बिजी, आई विल टेक अ सैंपल फ्रॉम द मंथ ऑफ जून। Maybe I will take a sample हम्म, from month of December, and then you will, हम्म, do your working papers on the basis of that sample. Next हम्म। cut-off period. पढ़े पवन। Yes, ma'am. Cut off. For a sample of GRN dated shortly before and after the year end, agree that the amount on invoice are posted to the correct financial year. To ensure that amount are included in the correct financial year, review the schedule of accrual and agree to GRN expecting the date of receipt of goods to ensure that goods are received after the year end are not included. To ensure that amount are included in the current financial period. Expect outstanding order on the order placed file for any order completed but not yet invoiced to ensure that amount are included in current financial period. अब आप देख रहे हैं यहाँ पे दोबारा से अपने फ्रेमवर्क पे आ गए हैं, रिव्यू, इंस्पेक्ट। Yes. ठीक है, सैंपल, GRNs, बाकी आई थिंक ये तो बहुत इजी था, कट ऑफ वाला सही है। तो जितना आप प्रोसीजर्स के क्वेश्चंस करेंगे पढ़ेंगे, उतना ही आपकी वोकैब भी बढ़ेगी, उतना ही आपका दिमाग खुलेगा, और फिर उसको लिखकर प्रैक्टिस भी करेंगे। तो फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में सिमिलर चीजें मिलेंगी। ठीक है। अच्छा, अब आप लोग मुझे जरा अपना स्टेटस बताओ, कितना पढ़ाई हुई है, कहाँ तक पहुंचे हो, कितने सवालात कर लिए हैं, या बस वहीं के वहीं हो। मैम, मैंने जो है ना वो IS स्टैंडर्ड सारे लिख लिए हैं, IFRS के भी स्टैंडर्ड सारे लिख लिए ना। जैसे ठीक है, आपने कहा था कि भाई गुड हो गया। क्रेडिट के नंबर्स और नाम आगे लिख लिए, हम्म। रेशियो सारे लिख लिए मैंने अपने पास। ठीक है ना। ओके। अब मैं जो है रेशियोज और स्टैंडर्ड्स भी मैंने एक दो रिव्यू किए हैं, जिसमें हम्म। मुझे कन्फ्यूजन है। तो कल हम्म। हमारी जब क्लास होगी ऑन साइट, तो हम्म। फिर मैं आपसे वो सवाल करूँगा कि ठीक है। भाई वो क्या है, मुझे क्या कन्फ्यूजन आ रही है उसमें। ओके, तो उस ठीक है। हिसाब से मैं आपसे बात। ठीक है। ठीक है ना, वो चीज़ें मैंने हाईलाइट करके रखी। और ठीक है। और जो है मैं अब आज जो है रेशोस वाले जो क्वेश्चन है, जैसे अभी हमने किया भी, तो उसको मैं अब प्रैक्टिस करूंगा। और जो है आज की रात में एक दो क्वेश्चन करके फिर कल आपको दिखाऊंगा। पवन, आप कोई क्वेश्चन बता रहे थे ना, 77 था वो। मैम, आपने एनालिटिकल प्रोसीजर के बारे में बोला था, तो मैं हाँ हाँ। किट में क्या था, तो किट में कॉम्प्लेक्स सिलेबस टॉपिक में लिखा था 73 का ए, 77 का बी। 73 पेज 34। 77, हाँ 73 का ए, 77 का बी।
हम्म। कैलकुलेट एडिशन ये तो हमने देख लिया ना, ये तो हमने देख लिया। एक और भी है इसमें, 77 का बी। 77 का बी। बी। Calculate five ratios for both years which would assist the audit senior in the planning the audit. Using the above information provided and the ratios calculated, describe five audit risks and explain auditor's response to each risk. ठीक है, सही है, मगर इसमें अगेन एनालिटिकल प्रोसीजर नहीं है। रेशियोज है बट एनालिटिकल प्रोसीजर नहीं है। तो एनी बट ये हाउ, प्लानिंग फेज के मामले में। हाँ एनी हाउ ये आप सवाल कर सकते हो। अच्छा मैं ये चाह रही हूँ कि भाई अब अप्रैल खत्म होने वाला है, ठीक है। तो मैं चाह रही हूँ कि अब आप लोग फुल फोकस अपना क्वेश्चन आंसर्स में लगाओ, फुल फोकस। आप लोग के ये सारे एमसीक्यू एमटीक्यूज हो चुके हैं, और ये सारे ये सारे एमसीक्यू एमटीक्यूज हर टॉपिक के। नहीं मैम, सारे तो नहीं हुए, कुछ किए हैं, क्यों? कुछ रहते हैं क्योंकि क्यों? करो वो करो, रेश। ये मुझे कल तक कर दो सारे एमसीक्यू एमटीक्यूज, जितने भी। इतने ज्यादा तो है नहीं और थोड़ा सा टाइम लगता है करने में, कोई मसला नहीं। अभी क्लास के बाद आपने, मैं आपको बताती हूँ, क्लास के बाद आप ये सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, ठीक है, सेक्शन ए सेक्शन बी सेक्शन सी, क्लास के बाद आप सिर्फ एमसीक्यू एमटीक्यूज जितने भी हैं वो कर लो। फिर ठीक। कल सुबह क्लास में आने ठीक। से पहले सुबह और दोपहर में सेक्शन डी और सेक्शन ई, इसके एमसीक्यू एमटीक्यूज कर लो। प्लीज करो, ओके। क्योंकि अब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुके हैं, हमने सारे टॉपिक्स को टच कर लिया, कवर अप कर लिया। रिव्यू रिपोर्टिंग भी लास्ट क्लास में कर ली है। ऑडिट एविडेंस भी बहुत बेसिक है, प्रोसीजर का ही भाई है, कोई मसला नहीं है इसमें। और ये इंटरनल कंट्रोल भी हो गया है हमारा, रिस्क भी हो गया है। तो ये अब आप एमसीक्यू एमटीक्यू मुझे कल चाहिए डन हुआ हुआ, समझ आ रही है? कल आप लोग क्लास में आओगे तो मुझे बताओगे कि हाँ हो गया है, और कितने हो पा रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, तो आपने बताना है मुझे, ठीक है। ओके मैम। और फिर कल की ठीक क्लास है। के बाद से आपने पूरा फोकस अपना जो है ना, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन आपने करके करना है। मतलब कैसे करना है क्वेश्चन, मैं आपको अभी से बता देती हूँ। देखो, जब आप लॉन्ग क्वेश्चन में आओगे ना, तो लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिस्क। तो आपने रिस्क के 5 क्वेश्चंस कर लेने हैं, 1 2 3 4 5, लाइन से 5 कर लिए। रिस्क का टॉपिक कवर हो गया फॉर द फर्स्ट राउंड, ठीक है। फिर इंटरनल के 5 क्वेश्चंस करने हैं, 107 108 109 110 एंड 111। ये 5 क्वेश्चंस कर लिए, इंटरनल कंट्रोल्स हो गया। अब आइए ऑडिट एविडेंस का सीआरक्यू। ऑडिट एविडेंस का सीआरक्यू नहीं है, वेरी गुड। अब आइए, नहीं सीआरक्यू यही है, यही है, ये सीआरक्यू है। तो इसका 1 2 3 4 5, ये 5 क्वेश्चंस कर लिया आपने। फिर आप रिव्यू एंड रिपोर्टिंग में आए। रिव्यू एंड रिपोर्टिंग का सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, ये आपने कर लिया। फिर अब आप सेकेंड राउंड में जाओगे, ठीक है। किस में जाओगे? सेकेंड राउंड। सेकेंड राउंड में फिर अगले 5 क्वेश्चंस करोगे। जब एक दफा आपने इस तरह पूरा सिलेबस कर लिया, तो फिर आप रिस्क पे जाओगे, फिर अगला 5 क्वेश्चन करोगे, और फिर कंट्रोल्स पे जाओगे, फिर अगले 5 करोगे, फिर एविडेंस पे जाओगे, अगले 5 करोगे। इस तरह करते 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 तुम्हारा 15 मई तक, 15 मई नहीं बल्कि उससे भी जल्दी पहले करो, 10 मई तक, 10 मई तक तुम लोग का पूरा रिवीजन किट एक दफा कम से कम हो जाना चाहिए। 10 मई तक हो जाना चाहिए, समझ आ रही है? और फिर 10 मई के बाद आप लोग मॉक्स वगैरह जितने भी, मतलब यहाँ पे एडिशनल क्वेश्चंस हैं वो करोगे। ये देखो यहाँ पे कितने पास पेपर क्वेश्चंस हैं, ये करोगे। ये करोगे, मॉक एग्जाम्स करोगे, बार बार दोबारा जो क्वेश्चंस कर लिए हैं उसी को दोबारा दोबारा रिव्यू करोगे, टाइपिंग स्पीड बढ़ाओगे, कुछ टेक्निकल आर्टिकल्स पढ़ोगे, मतलब फिर आप रिव्यू पे रिवीजन पे चले जाओगे। समझ आ रही है? तो अब सोने का ठीक टाइम है। नहीं है, अब जागने का टाइम है। अब भले रातों को जागो, जो मर्जी आए करो, और जितनी जल्दी आए। मैं तो 10 तारीख बोल रही हूँ ना, मैं जो डेडलाइन देती हूँ, तुम लोग अपना काम अपने आप को 3 4 दिन पहले का दिया करो, कि मिस ने 10 तारीख का है तो हम 7 तारीख तक कोशिश करें कि कंप्लीट कर लें। आज 26 है, आज 26 है, अभी भी 2 हफ्ते तुम्हारे हाथ में है 10 तारीख तक। तो तुम 7 तारीख अपना टारगेट बनाओ, मैंने 10 तारीख आपको टाइम दिया, 7 तारीख टारगेट बनाओ, 7 तारीख तक कंप्लीट करो, पहला पहला राउंड तो कंप्लीट करो।
ठीक है मैम, ठीक है, कोशिश बात कर। समझ आ रही है, क्योंकि इसका और कोई हल नहीं है, डबल ए का कोई और हल ही नहीं है सिवाय इसके कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। और वो जितना आप पढ़ोगे, जितना क्वेश्चंस करोगे, उतना आपको यूज टू होगे, उतना आपको समझ आएगा कि क्या है, और उतना ही आपको दिमाग में वो टर्मिनोलॉजीज, ऑडिट लैंग्वेज भी बैठेगी, टाइपिंग भी आएगी। और कुछ नहीं तो कुछ लर्न बाय हार्ट की चीजें होती हैं, वो देख लो। ठीक है, तो ये आपने लाजमी करना है। ओके। कल अभी मुझे आप आज के दिन क्या कर रहे हो, अभी आप क्या करोगे क्लास के बाद, बताओ। एमसीक्यू सेवेंटी। एमसीक्यू कंप्लीट करना है। एग्जैक्टली exactly. कौन से सेक्शंस के? ए बी जो डी। हमने रिस्क के कर लिए, जिसके भी है ना, जो हमने टॉपिक क्लियर कर दिया, उसके एमसीक्यूज करने हैं। अभी तो फॉरेन क्लास के बाद आप उठोगे नहीं, 1 घंटा बैठ के सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, इसके और सेक्शन एमसीक्यू सी। एमटीक्यूज करके उठोगे। फिर ठीक। कल सुबह और दोपहर को आप सेक्शन डी और ई डी के और एमसीक्यू एमटीक्यूज करोगे। और कल मतलब मैं मुझे सारे एमसीक्यू एमटीक्यूज की रिपोर्टिंग दोगे कि हाँ भाई कितना हुआ, नहीं। डन हो गया? ठीक है। चलो। ओके। सही में। ओके। थैंक यू। कोई क्वेश्चंस हैं अभी? ना मैं। ठीक। चलो ठीक है, ख्याल रखें, कल मुलाकात होती है ऑन साइट। अल्लाह हाफिज। ओके। अल्लाह।